Let's start revision of chapter number 22 that is chemical control and coordination। इस चैप्टर में हम रिवाइज करेंगे कि कैसे हमारी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन या बोल दीजिए डिफरेंट डिफरेंट पार्ट आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके सामंजस्य बनाकर हमारी पूरी बॉडी को एक इंटीग्रेटेड सिस्टम की तरह रखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि न्यूरल सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम, ये जो दो सिस्टम है इनमें डिफरेंस क्या है। याद रखना, ह्यूमन बॉडी दो सिस्टम के द्वारा कंट्रोल की जाती है, कोऑर्डिनेट की जाती है। अर्थात पूरी बॉडी का जो रेगुलेशन है कि कब क्या होगा, कब कौन सी रिएक्शन चलेगी, कब पाइलो इरेक्शन होगा, कब पाइलो इरेक्शन नहीं होगा, कब हार्ट बीट बढ़नी है, कब हार्ट बीट घटनी है, तो पूरी बॉडी का जो रेगुलेशन है वो न्यूरो इंडोक्राइन सिस्टम करता है, अर्थात न्यूरल सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम। अब न्यूरल सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम में अगर हम डिफरेंस की बात करें तो न्यूरल सिस्टम बेटा, न्यूरल सिस्टम आपका बहुत ही फास्ट दे होता है। फास्ट हमें कैसे पता? क्योंकि बेटा नर्व इंपल्स की जो स्पीड होती है, अर्थात जो न्यूरॉन से मैसेज जाता है उसकी स्पीड होती है अप्रोक्सीमेट 100 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब नर्व इंपल्स बेहद फास्ट जाती है, तो न्यूरल सिस्टम आपका क्या हुआ? फास्ट। और इसका जो रिस्पॉन्स होता है लेकिन वो होता है शॉर्ट लिव। रिस्पॉन्स इसका शॉर्ट लिव, लेकिन ये न्यूरल सिस्टम हमारा काम करता है तेज। तो अगर कोई चीज हमें बहुत जल्दी करानी है, ठीक है, मतलब तुरंत ब्रेन तक मैसेज पहुंचाना है, तो वो न्यूरल सिस्टम पहुंचाएगा या आपका इंडोक्राइन सिस्टम? न्यूरल सिस्टम। मुझे मच्छर काटा तो मच्छर काटने पर जो मुझे पेन फील हुआ, मतलब मच्छर काटा, तो मैसेज गया कहां तक बेटा? ब्रेन तक। वैसे मच्छर नहीं काटेगी, ध्यान रखना, मच्छर नहीं मुझे काटी, तो अब क्या हुआ? ब्रेन तक मेरे मैसेज गया। अब मैसेज अगर ये इंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू जाता तो काफी टाइम लग जाता। इस वजह से वो मैसेज कौन ले जाएगा? न्यूरल सिस्टम। कितनी स्पीड से? 100 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब न्यूरल सिस्टम आपका फास्ट होता है, लेकिन उसके बाद जो आपको वहां पर फीलिंग होती है उस एग्जैक्ट पॉइंट पे होती है कि पूरी बॉडी पर होती है? उस एग्जैक्ट पॉइंट पर जहां पर मच्छरनी ने काटा है। इसका मतलब दूसरा पॉइंट, न्यूरल सिस्टम आपका क्या हुआ? वो एग्जैक्ट रिस्पॉन्स देता है, मतलब जहां पर उसे रिस्पॉन्स, पार्टिकुलर रिस्पॉन्स देना है। ठीक है। तीसरी बात, अब अगर जो उसके बाद हम खुजली करेंगे, क्या घंटों करेंगे कि बस थोड़ी देर करेंगे फिर खत्म हो गया? इसका मतलब न्यूरल सिस्टम का जो रिस्पॉन्स है वो क्या है? शॉर्ट लिव्ड है। तो जो आपका न्यूरल सिस्टम आपकी बॉडी को कोऑर्डिनेट कर रहा है, ठीक है, उसमें मैं 3 पॉइंट्स बोल सकता हूं कि न्यूरल सिस्टम जो है वो फास्ट होता है, लेकिन जो इसका रिस्पॉन्स होता है वो आपका शॉर्ट लिव्ड होता है, मतलब कम समय तक बरकरार रहता है। वहीं पर आपका जो न्यूरल सिस्टम होता है वो एग्जैक्ट लोकेशन पर अपना इफेक्ट दिखाता है। और अगर हम बात करें इंडोक्राइन सिस्टम की, तो इंडोक्राइन सिस्टम आपका न्यूरल सिस्टम की तुलना में स्लो होता है, ठीक है। दूसरी बात, उसका रिस्पॉन्स जो होता है वो वाइड स्प्रेड होता है, अर्थात पूरी बॉडी पर हमें दिखाई देता है। और न्यूरल सिस्टम की तुलना में जो इंडोक्राइन सिस्टम है आपका, उसका रिस्पॉन्स जो है वो लॉन्ग लिव्ड होता है, अर्थात लंबे समय तक बना रहता है। तो ये रहा डिफरेंस न्यूरल और इंडोक्राइन सिस्टम में। इसके डिफरेंस की पीपीटी आप जो है नीचे से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं हम एनसीईआरटी पर वापस, क्योंकि बेटा न्यूरल सिस्टम जो है, न्यूरल सिस्टम से जो न्यूरॉन्स हैं वो हमारी बॉडी की हर सेल्स तक नहीं पहुंच पाती। तो जहां नहीं पहुंच पा रही है उन सेल्स को भी कंट्रोल करना है, उन सेल को भी कोऑर्डिनेट करना है कि कब कौन सी रिएक्शन चलानी है भैया, कब तुम्हें क्या करना है। तो उसके लिए हमारा कॉन्सेप्ट आया किसका? इंडोक्राइन सिस्टम का। इंडोक्राइन सिस्टम केमिकल्स की मदद से उन सेल्स को कंट्रोल करता है जहां पर न्यूरल सिस्टम नहीं पहुंच पा रहा है। तो नर्व फाइबर हमारी बॉडी में हर जगह नहीं पहुंच पाए, अर्थात हर सेल तक नहीं पहुंच पाए, तो वहां पर आपका, जहां पर नर्व फाइबर पहुंच ही नहीं पा रहा है, वहां पर आपका काम करेगा इंडोक्राइन सिस्टम। जैसे कि हमें पता है कि न्यूरॉन एक के बाद एक सीरीज में लगे होते हैं, तो मैं बोल सकता हूं न्यूरल सिस्टम के फास्ट होने की एक मेजर वजह यह है कि न्यूरॉन एक के बाद एक लगी हुई है, बिल्कुल लाइन से लगी हुई है। इस वजह से बिल्कुल सारी न्यूरॉन मिलकर एक वायर की तरह काम कर रही है। दैट्स व्हाई मैं बोल सकता हूं न्यूरल सिस्टम आपका पॉइंट टू पॉइंट कोऑर्डिनेशन देता है। चलिए अब अगर हम आगे बात करें, यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड, न्यूरल सिस्टम हमें देता है पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन, बिल्कुल बहुत तेज 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अमंग ऑर्गन्स, ठीक है। द न्यूरल कोऑर्डिनेशन इज फास्ट, बेहद तेज होता है, बट शॉर्ट लिव्ड, लेकिन उसका जो रिस्पॉन्स होता है वो शॉर्ट लिव्ड होता है और एग्जैक्ट लोकेशन पर होता है। वहीं पर इंडोक्राइन सिस्टम में लॉन्ग लिव्ड होता है, रिस्पॉन्स बॉडी में वाइड स्प्रेड होता है। और उसके साथ साथ जो आपका इंडोक्राइन सिस्टम है वो केमिकल्स के द्वारा बॉडी कोऑर्डिनेट करता है, लेकिन कोऑर्डिनेट मिलकर दोनों करते हैं। तो हम कहेंगे आवर बॉडी इज रेगुलेटेड बाय न्यूरो इंडोक्राइन सिस्टम। Most of the things in our body is controlled by neuroendocrine system. Got it?
अगर आपको नहीं पता है कि न्यूरल सिस्टम कंट्रोल कर रहा है कि इंडोक्राइन, ठीक है, और आपको गेस मारना है तो मैक्सिमम चीजें आपका न्यूरो इंडोक्राइन ही कंट्रोल करता है। एग्जांपल अगर मैं कहूं पार्टूरिशन, न्यूरो इंडोक्राइन है, गॉट इट। चलिए, एज द नर्व फाइबर डू नॉट इनरवेट, मतलब नहीं पहुंच पाती, नहीं भेद पाती ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी, क्योंकि नर्व फाइबर हर सेल तक नहीं जा पाती। एंड द सेलुलर फंक्शन, और जितने सेलुलर फंक्शन है नीड टू बी कंटिन्यूअसली रेगुलेटेड, उन्हें लगातार आपको रेगुलेट करना पड़ेगा, वरना अर्जी फर्जी रिएक्शन चलेगी, ठीक है, क्या पता कुछ टॉक्सिक मटेरियल बन जाए, हाइपर टॉक्सिक हो, सेल मर जाए। इस वजह से अब वहां पर नर्व फाइबर तो पहुंच नहीं पा रही है, तो उन सेल को कंट्रोल कैसे किया जाए, तो वहां पर आया स्पेशल काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन, एक खास प्रकार का कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन जो बॉडी को इंटीग्रेट करके रखे, मतलब सभी ऑर्गन्स को, सभी ऑर्गन सिस्टम को एक साथ मिलकर काम करने पर मजबूर करे, हैज टू बी प्रोवाइडेड, दिया गया, और वो कौन सा है, इंडोक्राइन। दिस फंक्शन इज कैरीड आउट बाय हार्मोन। बेटा इंडोक्राइन सिस्टम, जो केमिकल इंडोक्राइन सिस्टम में रिलीज होते हैं वो कहलाते हैं आपके हार्मोन्स। न्यूरल एंड द इंडोक्राइन सिस्टम जॉइंटली, एक साथ मिलकर कोऑर्डिनेट करते हैं और रेगुलेट करते हैं फिजियोलॉजिकल, जितने भी हमारी बॉडी के फिजियोलॉजिकल फंक्शन है। अब बेटा हम पढ़ते हैं क्लास 11th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 7, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। क्लास 11th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 7, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स के पेज नंबर अगर हम तीसरे को देखें तो वहां पर हम फर्स्ट पैराग्राफ में ग्लैंड्स को पढ़ते हैं। पहला सवाल बनता है ग्लैंड्स क्या है। कोई सेल या टिश्यू या ऑर्गन अगर कुछ सिक्रीट करने की प्रॉपर्टी रखता है तो हम उसे कहते हैं ग्लैंड। अब वो चाहे पसीना सिक्रीट करे, चाहे मिल्क सिक्रीट करे, चाहे डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करे, अर्थात कोई भी ऐसी चीज हमारी बॉडी में जो कुछ सिक्रीट करने की ताकत रखे, हम उसे बोलेंगे ग्लैंड्स। अब ग्लैंड्स को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा। मैं हमेशा कहता हूं किसी चीज को डिवाइड करो तो पहली चीज आप उठाओगे किस बेस पर डिवाइड किया है। बेस है यहां पर मोड ऑफ पोरिंग देयर सिक्रीशन, अर्थात अपने सिक्रीशन को वो गिरा कहां पर रही हैं, अर्थात आउटसाइड द एनवायरनमेंट या बॉडी कैविटी में गिरा रही हैं या वो ब्लड में गिरा रही हैं। तो बेस है यहां पर मोड ऑफ पोरिंग देयर सिक्रीशन। इस आधार पर ग्लैंड आपकी 2 प्रकार की, एक एक्सोक्राइन और एक इंडोक्राइन। नाम से पकड़ सकते हो, एक्सो मतलब ही हुआ बाहर, मतलब अगर आउटसाइड एनवायरनमेंट में सिक्रीशन गिर रहा है तो वो एक्सोक्राइन, अगर ब्लड में सिक्रीशन गिर रहा है तो वो इंडोक्राइन ग्लैंड्स कहलाती हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती हैं वो डक्टेड ग्लैंड होती हैं, अर्थात इनमें डक्ट मौजूद होती है सिक्रीशन को निकालने के लिए। एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बात करूं सैलिवरी ग्लैंड की, तो ये मैंने बना दी सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड क्या करती है, ये इसकी सेल आपकी सैलिवरी ग्लैंड बेटा ग्लैंड है, ढेर सारी सेल्स पाई जाती हैं, तो ये सेल्स क्या करती हैं, ये सलाइवा सिक्रीट करती हैं और ये सलाइवा इस डक्ट के थ्रू बक्कल कैविटी में गिरता है। इसका मतलब सैलिवरी ग्लैंड डक्ट है इसके पास, इसका मतलब ये क्या हुई, एक्सोक्राइन ग्लैंड। और अगर हम बात करें और एग्जांपल ले लें एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के, तो हो गया आपका जैसे स्वेट ग्लैंड, अर्थात स्वेट निकालने वाली ग्लैंड। इसके बाद सेबेशियस ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड जो हमारी स्किन पर ऑयल का सिक्रीशन करती है। ऐसे ही हम बहुत सारे एग्जांपल बना सकते हैं। अब बात करते हैं हम अगर इंडोक्राइन ग्लैंड की, तो इंडोक्राइन ग्लैंड सीधे अपना सिक्रीशन ब्लड में गिराती है। अब सीधे अपना सिक्रीशन ब्लड में डाल रही है तो इसे डक्ट की कोई जरूरत नहीं है, तो ये कहलाती है आपकी डक्टलेस ग्लैंड। और अब इंडोक्राइन ग्लैंड ही हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। क्यों? क्योंकि चैप्टर का नाम है केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, अर्थात केमिकल्स के थ्रू हमारी बॉडी कैसे कंट्रोल की जाती है और कोऑर्डिनेट करके हमारी बॉडी को इंटीग्रेटेड सिस्टम की तरह ये मजबूर करती है काम करने के लिए। बेटा इंडोक्राइन ग्लैंड ये जो भी सिक्रीशन निकालेगी, इसके सिक्रीशन के लिए हम एक स्पेसिफिक टर्म यूज करते हैं, हार्मोन। ठीक है, अभी हम हार्मोन को अभी आगे खोलेंगे इसको। तो बेटा इंडोक्राइन ग्लैंड डक्टलेस ग्लैंड है, सिक्रीशन इसका क्या कहलाता है, हार्मोन कहलाता है। अब अगर हम बात करें इंडोक्राइन ग्लैंड की कहानी आगे बढ़ाएं, तो लेट अस सपोज यहां पर मैंने आपके लिए एक ऑर्गन बना दिया और ये ऑर्गन मान लो XYZ जो तुम्हें मानना हो, ठीक है, और यहां पर मैंने आपका एक और ऑर्गन बना दिया, ये रहा दूसरा ऑर्गन। और अब मैं भाई ऑर्गन है तो सेल से तो बना ही होगा, सीधी सी बात है। यहां पर मैंने इसकी सेल्स दिखा दी और यहां पर मैंने इसकी सेल्स दिखा दी, ठीक है। अब ये ऑर्गन दूर दूर लोकेटेड है, ठीक है। मान लो ये टेस्टिस है और ये टेस्टिस है आपका, या मान लो यहां पर ये बोन मैरो की सेल्स हैं, कुछ मान लो, ठीक है। ये हमारी बॉडी में दूरी पर रखे हुए आपके 2 अंग हैं, या मान लीजिए ग्रुप ऑफ सेल्स है, सिंपली बोलिए, ठीक है। और यहां पर मैंने बना दिया ब्लड का पाइप, अर्थात ब्लड इसी पाइप के थ्रू जाता होगा, ठीक है। यहां पर मैंने सिंपली ब्लड का पाइप बना दिया। अब बेटा हमें पता है कि ब्लड ही हमारी बॉडी में आपका क्या करता है, चीजों का ट्रांसपोर्ट कराता है, और ब्लड के बाद किसी फ्लूइड का नाम आता है तो वो होता है लिम्फ। तो अब ये ग्लैंड्स क्या करेंगी, मान लो इसका नाम रख दिया A और इसका नाम रख दिया B। अब ए जो है
ये मान लीजिए ग्लैंड है, ठीक है, इसका मतलब ये कुछ ना कुछ सिक्रीट करेगी। अब एक्सोक्राइन ग्लैंड है तो इसके सिक्रीशन को क्या बोलेंगे, हार्मोन। तो अब मान लो इसने जो है, ए ने जो है वो सिक्रीट किया आपका हार्मोन, और ये हार्मोन इसी भैया अगर ये कोई अंग है या टिश्यू है, बना किसका है, सेल का। अब इसकी सेल ने मान लो हार्मोन बनाया और हार्मोन रिलीज कर दिया किसमें, ब्लड में, ठीक है, केमिकल्स रिलीज कर दिए ब्लड में, और ये ब्लड में होता हुआ, ठीक है, पूरी बॉडी से टहलता हुआ पहुंचा बी के पास। अब बी की सेल्स को जैसे ही ये हार्मोन मिलेगा, ये तुरंत मैसेज दे देगा, अर्थात कि तुम्हें ये काम करना है या ये मेटाबॉलिक रिएक्शन चलवानी है। तो हार्मोन एक्चुअली में क्या हुए, हार्मोन केमिकल है, और केमिकल होने के साथ साथ मैसेंजर है, अर्थात ये मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पास करते हैं कि भैया मैसेज आया है कि अब तुम्हें ये मेटाबॉलिक रिएक्शन करानी है या तुम्हें ये फंक्शन करना है, ठीक है। तो अब ए बी दूर होने के बावजूद ये ए जो है बी को मैसेज पहुंचा रहा है वाया हार्मोन, गॉट इट, और जिसमें मदद कौन कर रहा है, ब्लड। तो मैं क्या ये डेफिनेशन दे सकता हूं कि जो हार्मोन्स हैं, हार्मोन जो है वो आपका इंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करती हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट्स हार्मोन, और मतलब अरे घुमा के बोल दो, हार्मोन आर सिक्रीटेड बाय इंडोक्राइन ग्लैंड, ट्रांसपोर्टेड थ्रू ब्लड टू डिस्टेंटली लोकेटेड, मतलब दूर दराज में मौजूद टारगेट ऑर्गन। ये टारगेट ऑर्गन क्यों बोला गया, बेटा देखो ऐसा थोड़ी कि ब्लड और अंगों से नहीं गुजरा होगा, बीच में ढेर सारे अंग और पड़े होंगे, लेकिन हार्मोन उनके पास से गुजरा होगा, लेकिन उस पर इसका इफेक्ट नहीं आया होगा। क्यों, क्योंकि जैसे आपका ताला और चाबी का रिलेशन होता है, हर चाबी हर ताले में फिट नहीं होती, वैसे ही हार्मोन को लेकर सेल की मेम्ब्रेन पर पाए जाते हैं रिसेप्टर्स, और जिस भाई जैसा मान लो हार्मोन का कुछ ना कुछ शेप होगा, अगर वो यहां पर फिट होगा तभी मैसेज पास करेगा। ये जो ऑर्गन है, ये जो अंग हैं, इनके पास वो रिसेप्टर मौजूद नहीं था, वो ताला मौजूद नहीं था, तो हार्मोन इनमें जाकर फिट नहीं हुआ, मैसेज पास नहीं हुआ। तो हार्मोन जो होते हैं वो आपके क्या हुए, यहां पर अगर देखा जाए तो हार्मोन केमिकल मैसेंजर है, इंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करती है, ब्लड के द्वारा ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, और ये जाकर फिट हो जाते हैं अपने दूर दराज जहां पर भी मौजूद है इनका टारगेट ऑर्गन। टारगेट ऑर्गन कैसे डिसाइड होगा, अर्थात ऐसी सेल्स कहलाएंगी, किसी भी अंग की ऐसी सेल्स कहलाएंगी हार्मोन का टारगेट ऑर्गन या टारगेट सेल्स, जिसमें पाए जाएंगे वो रिसेप्टर जिनमें हार्मोन जाकर फिट हो जाए, गॉट इट। तो ये हार्मोन की जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई, ये क्लासिकल डेफिनेशन है, ठीक है, मतलब पहले चला करती थी। अब बहुत सारी ऐसी जगह देखा गया है कि बेटा कि कुछ सेल्स का मास जो कहीं पर बस डिफ्यूज है, मतलब उसे टिश्यू नहीं बोल सकते, वो भी हार्मोन सिक्रीट कर सकती हैं, तो वहां पर ये वाली डेफिनेशन हो जाती है गलत, ठीक है, वहां पर ये वाली डेफिनेशन पूरी तरीके से सही नहीं होती है। तो क्लासिकल डेफिनेशन क्या थी कि हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय इंडोक्राइन ग्लैंड, ट्रांसपोर्टेड वाया ब्लड थ्रू ब्लड टू डिस्टेंटली लोकेटेड टारगेट ऑर्गन्स, गॉट इट। अब जो मॉडर्न डेफिनेशन है हार्मोन की, उसको समझिएगा। मॉडर्न डेफिनेशन हार्मोन की कहती है कि हार्मोन आपके केमिकल मैसेंजर हैं, बिल्कुल सही बात है भाई, अर्थात ये मैसेज लेकर जाते हैं, केमिकल मैसेंजर हैं। दूसरी बात, हार्मोन आपके नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल है, या बोल दिए नॉन न्यूट्रिएंट सब्सटेंस है, ठीक है। नॉन न्यूट्रिएंट सब्सटेंस कहने का क्या मतलब हुआ, नॉन न्यूट्रिएंट सब्सटेंस कहने का मतलब कि हमारी बॉडी इसे पोषण तत्व की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकती। बहुत सारे हार्मोन आपको पता होगा, पेप्टाइड या प्रोटीन है या स्टेरॉइड है, लेकिन इसका हमारी बॉडी अपने न्यूट्रिशन के लिए इस्तेमाल नहीं करती है। अभी इस पॉइंट को मैं आगे खोलूंगा। तो हार्मोन केमिकल मैसेंजर है, नॉन न्यूट्रिएंट सब्सटेंस है, और इसके साथ साथ हार्मोन की पोटेंसी हाई होने की वजह से, अर्थात कम मात्रा में बहुत ज्यादा इफेक्ट दिखाने की वजह से, ये बहुत ही ट्रेस अमाउंट में निकलते हैं, बहुत ही कम अमाउंट में। एनसीईआरटी क्लास 11 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 9 बायोमोलिक्यूल पेज नंबर 153 सेकंड पैराग्राफ 5th लाइन, वहां पर हम पढ़ते हैं कि हार्मोन बहुत कम अमाउंट में निकलते हैं, हार्मोन नैनोग्राम में निकलते हैं, नैनोग्राम पर ml, गॉट इट। तो क्यों हार्मोन ट्रेस अमाउंट में क्यों निकलते हैं, अगर ये रीजन पूछ लिया एग्जाम में, तो रीजन क्या होगा, ड्यू टू हाई पोटेंसी, क्योंकि इसकी पोटेंसी क्या होती है, काम करने की क्षमता क्या होती है, ज्यादा। कॉमन सेंस लगाओ, ठीक है,
कॉमन सेंस लगाओ, तुम्हें एक बाल्टी ऑल आउट पिला दें और थोड़ा सा साइनाइड खिला दे, किसमें मर जाओगे जल्दी? साइनाइड में, क्योंकि साइनाइड की पोटेंसी ज्यादा है, काम करने की क्षमता। तो बेटा हार्मोन की पोटेंसी ज्यादा होने की वजह से ये ट्रेस अमाउंट में निकलते हैं। थोड़ा सा भी ज्यादा होगा तो आपके अंदर डिसऑर्डर पैदा होगा, थोड़ा सा भी कम हो गया तो भी डिसऑर्डर पैदा हो जाएगा। ठीक है, जो चीज वैसे भी कम मात्रा में होती है उसका थोड़ा भी ऊपर नीचे होना घातक होता है। ये चीज अगर आपको याद हो, प्लांट फिजियोलॉजी चैप्टर नंबर 12 मिनरल न्यूट्रिशन में जहां हम पढ़ते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, तो वहां पर पढ़ते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट से आपका बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, डेफिशिएंसी सिम्टम या टॉक्सिसिटी सिम्टम जल्दी आते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के। ओके, तो चलिए अगर हम हार्मोन्स की बात करें, हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर व्हिच आर नॉन न्यूट्रिएंट सब्सटेंसेस और ये ट्रेस अमाउंट में निकलते होंगे। चलिए अब अगर हम आगे बढ़े, एनसीईआरटी में वापस चलें, तो ये जो आपकी मॉडर्न डेफिनेशन थी, मॉडर्न डेफिनेशन ने क्या किया, जो इंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट कर रही थी हार्मोन्स उनको तो इंक्लूड किया ही किया, उसके साथ साथ ऐसा देखा गया है कि आपका हार्ट हो गया या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हो गया या आपकी किडनी हो गई या आपका लिवर हो गया, ये भी हार्मोन सिक्रीट करते हैं। तो इनके द्वारा सिक्रीट किया गया हार्मोन भी अब किसमें आ गया है, इनके द्वारा सिक्रीट किया गया केमिकल भी अब किसमें इंक्लूड कर लिया गया है, हार्मोन में। ये मॉडर्न डेफिनेशन ने किया है। आगे बढ़ते हैं। इंडोक्राइन ग्लैंड लैक डक्ट्स, बिल्कुल डकलेस ग्लैंड होती हैं। क्यों डकलेस ग्लैंड बोला भाई? क्योंकि सीधा सिक्रीशन ब्लड में गिराती हैं, डक की कोई जरूरत ही नहीं है। देयर सिक्रीशन आर कॉल्ड हार्मोन्स। क्लासिकल डेफिनेशन क्या है हार्मोन की? केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय इंडोक्राइन ग्लैंड, रिलीज इनटू ब्लड एंड ट्रांसपोर्टेड टू दूर दराज के लोकेटेड टारगेट। ठीक है, हर अंग तक नहीं भैया, हर अंग के थ्रू भले ब्लड गुजर जाए, लेकिन ये इफेक्ट किसमें दिखाएगा? अपने टारगेट ऑर्गन पर, जहां पर उस हार्मोन का रिसेप्टर होगा, टारगेट ऑर्गन। अब हैज करंट साइंटिफिक डेफिनेशन एज फॉलो। अब इस समय क्या डेफिनेशन है? हार्मोन आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल, अर्थात हमारी बॉडी इसे पोषक तत्व की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकती, भले प्रोटीन के बने हो, स्टेरॉइड के बने हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। विच एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर, भाई सीधी बात है, दो सेल्स के बीच में मैसेंजर की तरह काम कर रहा है, संदेश वाहक की तरह काम कर रहा है। एंड आर प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट, मतलब नैनोग्राम पर ml। ठीक है, ड्यू टू इट्स हाई पोटेंसी। ये जो नई डेफिनेशन है ये कवर करती है बहुत सारे नए मॉलिक्यूल को, इन एडिशन टू हार्मोन सिक्रीटेड बाय ऑर्गेनाइज्ड इंडोक्राइन ग्लैंड। अब ऑर्गेनाइज्ड इंडोक्राइन ग्लैंड क्या है? ऑर्गेनाइज्ड इंडोक्राइन ग्लैंड, अभी हम इसके बारे में आगे बातें करेंगे। मतलब जो आप ऑर्गेनाइज्ड इंडोक्राइन ग्लैंड, अभी आप इतना ऐसे समझ लो कि जब आपकी बहुत सारी सेल्स जो सिक्रीट करती हैं वो एक क्लस्टर में हो या टिश्यू के फॉर्म में एक जगह पर इकट्ठी हो, तो वो कहलाती हैं ऑर्गेनाइज्ड ग्लैंड। अगर वहीं पर वो स्कैटर्ड हैं सेल्स या डिफ्यूज्ड हैं तो वो कहलाएंगी नॉन ऑर्गेनाइज्ड ग्लैंड। ठीक है, तो ये जो ऑर्गेनाइज्ड इंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है, उसके साथ साथ आपके बहुत सारे नए मॉलिक्यूल भी अब हार्मोन की कैटेगरी में आ गए ड्यू टू न्यू डेफिनेशन। चलिए अब जल्दी से मुझे बताइए कि इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट में कौन ज्यादा डेवलप्ड है? इनवर्टिब्रेट में ज्यादा डेवलप्ड है आपके वर्टिब्रेट्स। तो यहां पर मैंने लिखा इनवर्टिब्रेट, एक तरफ लिख दिया मैंने वर्टिब्रेट्स, इन दोनों में ज्यादा डेवलप्ड है वर्टिब्रेट्स। भैया अगर किसी को तुम डेवलप बोल रहे हो तो वो अपने कैरेक्टर्स में क्या होगा? डेवलप। तो चलो जल्दी बताओ बेटा, इंडोक्राइन सिस्टम किसका ज्यादा, इंडोक्राइन सिस्टम किसका ज्यादा सिंपल होगा? इनवर्टिब्रेट्स का। ज्यादा कॉम्प्लेक्स किसका होगा? वर्टिब्रेट का। वहीं पर नंबर ऑफ हार्मोन की अगर मैं बात करूं, नंबर ऑफ हार्मोन, तो इनवर्टिब्रेट्स में नंबर ऑफ हार्मोन कम निकलेंगे या ज्यादा? कम डेवलप्ड है तो फ्यू, और वहीं पर वर्टिब्रेट्स में ज्यादा डेवलप्ड है तो लार्ज इन नंबर, अर्थात काफी ज्यादा मात्रा में हार्मोन निकलते हैं डिफरेंट टाइप्स के। ठीक है, तो ये हो गई डिफरेंसेस पे बातें। चलिए अब वापस चलते हैं। इनवर्टिब्रेट possess very simple endocrine system with few hormone, वहीं पर बड़े नंबर, लार्ज नंबर ऑफ केमिकल्स एक्ट एज हार्मोन और प्रोवाइड करते हैं कोऑर्डिनेशन इनवर्टिब्रेट। अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन इंडोक्राइन सिस्टम। उससे पहले अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी के अलावा आपको कुछ पॉइंट्स जानने हैं जो आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट, और वो पॉइंट सिर्फ और सिर्फ किसको लेकर हैं? हार्मोन। पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है वो है टर्म हार्मोन वॉज गिवन बाय, अर्थात हार्मोन टर्म दिया किसने है? स्टार्लिंग। किसने दिया है? स्टार्लिंग। ठीक है, स्टार्लिंग। टर्म हार्मोन वॉज गिवन बाय स्टार्लिंग। फर्स्ट हार्मोन डिस्कवर्ड, ये फैक्ट्स हैं जो आपको दिमाग में रखना है। फर्स्ट हार्मोन डिस्कवर्ड, पहला हार्मोन जो डिस्कवर किया गया है वो है सेक्रेटिन। फर्स्ट हार्मोन डिस्कवर्ड सेक्रेटिन, टर्म हार्मोन स्टार्लिंग। ठीक है, फादर ऑफ इंडोक्राइनोलॉजी, बेटा ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। जल्दी मैं फादर मदर आपको बताता नहीं हूं क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कम इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन फादर ऑफ इंडोक्राइनोलॉजी बेहद इंपॉर्टेंट है, थॉमस एडिसन। फादर ऑफ इंडोक्राइनोलॉजी थॉमस एडिसन। ठीक है,
टर्म किसने दिया है? स्टारलिंग ने। पहला हार्मोन कौन सा आपका डिस्कवर हुआ है? आपका सेक्रेटिन। फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी थॉमस एडिसन। चलिए अब अगर हम आगे बात करें, अब हार्मोन के आपको कुछ फीचर्स आपको मैं यहां पर सिखाता हूं, ठीक है, जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहली बात, जो आपके हार्मोन्स होते हैं वो आपके स्मॉल होते हैं, अर्थात बहुत छोटे सब्सटेंस होते हैं। अब अगर स्मॉल है, इसका मतलब क्या हुआ? इससे एक पॉइंट और निकल के आता है कि मॉलिक्यूलर वेट इनका क्या होगा? मॉलिक्यूलर वेट इनका होगा लो। अरे भाई बहुत स्मॉल होता है, मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? लो। अब बताओ बेटा, ब्लड में मोस्टली क्या है? पानी है, ठीक है। अरे कॉमन सेंस लगाओ, ब्लड में 55% प्लाज्मा है, प्लाज्मा में भी 90 से 92% वाटर है, ठीक है। तो अब हार्मोन किसके थ्रू जाता है? ब्लड के थ्रू जाता है। इसका मतलब मोस्टली हार्मोन क्या होंगे? वाटर सॉल्युबल। अगला पॉइंट, मोस्टली वाटर सॉल्युबल, क्योंकि ब्लड के थ्रू जाना है, ब्लड के थ्रू आसानी से तभी जा पाओगे जब तुम वाटर सॉल्युबल होगे। अगली बात, अगर हम बात करें हार्मोन की, तो हार्मोन को मैंने क्या बोला था? नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल, अर्थात हमारी बॉडी उसे पोषक तत्व की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि ये डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं, डिस्ट्रॉयड आफ्टर यूज। इनका काम खत्म हुआ, सेल को ये मैसेज देकर चले, सेल को ये मैसेज दे दिए, देने के बाद फिर ये ब्लड में आ गए और ब्लड इन्हें घुमाता टहलाता ले जाता है लिवर और किडनी के पास। लिवर और किडनी क्या करती हैं? इन हार्मोन्स को तोड़ती हैं और यूरिन के थ्रू बाहर कर देती हैं। तो डिस्ट्रॉयड आफ्टर यूज बाय लिवर एंड किडनी, और एक्सक्रीट किसके द्वारा हो जाएगा? किडनी के द्वारा। गॉट इट भाई, एक्सक्रीशन में मेन रोल किसका आता है? किडनी का। अगला पॉइंट, हार्मोन। भैया बताइए, आपका हार्मोन एंटीजेनिक नेचर का है, नॉन एंटीजेनिक नेचर का? कॉमन सेंस, नॉन एंटीजेनिक नेचर का होगा, अर्थात वरना हार्मोन के लिए हमारी बॉडी रिस्पॉन्स देती है, हार्मोन तो हमारी बॉडी का पार्ट है, तो हार्मोन हमारा क्या है? नॉन एंटीजेनिक नेचर का है। अगला हार्मोन, बेटा ग्रोथ हार्मोन जो मेरे में काम कर रहा होगा वही ग्रोथ हार्मोन चिंपैंजी और गोरिल्ला में भी काम कर रहा होगा। तो हार्मोन जो है स्पीसीज के लेवल पर, ठीक है, ये क्या है? नॉन स्पीसीज स्पेसिफिक, अर्थात ऐसा नहीं कि ग्रोथ हार्मोन मेरे में कुछ और काम कर रहा है, गोरिल्ला चिंपैंजी में कुछ और काम कर रहा है। तो नॉन स्पीसीज स्पेसिफिक, अर्थात ऐसा नहीं है कि हर एक स्पीसीज के लिए स्पेसिफिक होता होगा। इतनी बात एक बच्चे को क्लियर हो गई है। चलिए अब अगर हम आगे बात करें, तो सबसे पहले इसे रिवाइज करेंगे, फिर मैं एक लास्ट पॉइंट बोलूंगा आपको। हार्मोन स्मॉल तो मॉलिक्यूलर वेट कम, ब्लड के थ्रू इन्हें ट्रैवल करना होता है, तो मोस्टली ये क्या होते हैं? वाटर सॉल्युबल। इसके साथ साथ आपके डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं इस्तेमाल होने के बाद बाय लिवर एंड किडनी, किडनी से यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट कर देती, नॉन एंटीजेनिक नेचर के होते हैं और नॉन स्पीसीज स्पेसिफिक। लास्ट पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट है, अगर एक अच्छा कंसेप्चुअल सवाल बनेगा तो वो यहां से उठने के चांसेस बहुत हाई हैं। सीधा सीधा पॉइंट बनेगा तो सीधे पूछ लेगा भाई टर्म किसने दिया? स्टारलिंग। फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन सेक्रेटिन, फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी थॉमस एडिसन। चलिए अब अगर हम बात करें इस लास्ट पॉइंट की, उसे अच्छे से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं। जो आपके हार्मोन्स हैं, ठीक है, ये मैक्सिमम केसेस में देखा गया है, आपके सिलेबस की बात करें तो आप ऑल बोल लो, ठीक है, मैक्सिमम देखा गया है कि हार्मोन जो है किसी मेटाबॉलिक रिएक्शन में इस्तेमाल नहीं होते। समझिएगा, मेटाबॉलिक रिएक्शन में ये पार्टिसिपेट नहीं करते, ये मेटाबॉलिक रिएक्शन को ट्रिगर करते हैं। समझना, ये मेटाबॉलिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। नो पार्टिसिपेशन इन मेटाबॉलिक रिएक्शन, नो पार्टिसिपेशन इन मेटाबॉलिक रिएक्शन। शॉर्ट में लिख रहे हैं बेटा, रिवीजन का माहौल है, इन मेटाबॉलिक रिएक्शन, ठीक है। लेकिन हां, ये ट्रिगर कर सकते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन को, मतलब मजबूर कर सकते हैं। जैसे ए से बी की तरफ जब आया था हार्मोन, तो बी की सेल्स को मजबूर कर दिया था किसी पार्टिकुलर मेटाबॉलिक रिएक्शन को चलवाने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड, ये तीनों ब्रेन का पार्ट है, ब्रेन नर्वस सिस्टम का पार्ट है। और हमें पता है कि नर्वस सिस्टम एक्टोडर्मल ओरिजिन का होता है, मतलब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान ये एक्टोडर्म का बना होता है। इसका मतलब ब्रेन भी एक्टोडर्म का, इसका मतलब ब्रेन के पार्ट, दैट इज हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, ये तीनों आपकी एक्टोडर्मल ओरिजिन की होती हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें ब्रेन की, तो ब्रेन का, हमने ब्रेन को क्या किया है? ब्रेन को हमने 3 सेगमेंट में डिवाइड कर रखा है। पहला हो गया हमारा फोर ब्रेन, दूसरा हमारा हो गया मिड ब्रेन एंड लास्ट वन इज हाइंड ब्रेन। अब जो हमारा फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन का ही एक पार्ट होता है डाइनसिफ्लॉन। क्या बोला? डाइनसिफ्लॉन। डाइनसिफ्लॉन फोर ब्रेन का पार्ट है और डाइनसिफ्लॉन के अंदर 4 चीजें आती हैं, मतलब डाइनसिफ्लॉन 4 चीजों से मिलकर बना होता है। एपिथैलेमस, थैलेमस,
हाइपोथैलेमस, सबथैलेमस, लेकिन आपको सिर्फ 3 पढ़ने होते हैं। तो मैंने क्या कहा, ब्रेन का पार्ट है फोरब्रेन, फोरब्रेन में आता है आपका डाइंसिफ्लॉन, और डाइंसिफ्लॉन अगर मैं बनाऊं, ये मान लीजिए मैंने बना दिया डाइंसिफ्लॉन, तो बीचों बीच मैंने बना दिया थैलमस। एपी का मतलब होता है ऊपर, तो थैलमस के ऊपर जो पोर्शन है वो कहलाएगा एपीथैलमस, और थैलमस के नीचे जो पोर्शन है, हाइपो का मतलब नीचे, तो उसे बोलेंगे हम हाइपोथैलमस। यहां पर हम बातें कर रहे हैं हाइपोथैलमस की। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि हमारे नर्वस सिस्टम में जो ब्रेन है, ब्रेन के भी फोर ब्रेन में, फोर ब्रेन मतलब आगे की तरफ जो मौजूद है, फोर ब्रेन के डाइंसिफ्लॉन में जो हाइपोथैलेमस पाया जाता है वो आपका डाइंसिफ्लॉन के बेसल रीजन में पाया जाएगा या टॉप रीजन पर, बेसल रीजन पर, क्लियर, मतलब नीचे की तरफ। जो हमारा हाइपोथैलेमस है ये एक्चुअली में पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है समझना। जो हमारा हाइपोथैलेमस है ये रिलीज करता है हार्मोन्स, और हाइपोथैलेमस जो हार्मोन रिलीज करेगा वो क्या कहलाएगा, हाइपोथैलेमिक हार्मोन। ये हार्मोन जो है जब पिट्यूटरी ग्लैंड के पास पहुंचते हैं तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज देते हैं, भाई हार्मोन आर केमिकल मैसेंजर। पिट्यूटरी ग्लैंड को ये मैसेज देते हैं कि तुम्हें कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करना है या सिक्रीट करना है, क्लियर, मतलब हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड के जो भी हार्मोन होंगे, जो भी पिट्यूटरी हार्मोन होंगे, उनका प्रोडक्शन और उनका सिक्रीशन ये कौन कंट्रोल कर रहा है, हाइपोथैलेमस के द्वारा निकाला गया हार्मोन। अब ये हार्मोन आया, अब हो सकता है पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज ये मिला हो कि तुम्हें हार्मोन प्रोड्यूस करना है या तुम्हें हार्मोन जो तुमने प्रोड्यूस किया है उसे सिक्रीट करना है। अब मेरी बात अच्छे से समझना, जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो बहुत सारे हार्मोन्स निकालती है, अभी हम आगे देखेंगे रिवीजन के दौरान। और पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन हमारी बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स के फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हार्मोन्स हैं वो हमारी बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। दैट्स व्हाई पिट्यूटरी ग्लैंड को हम बोलते हैं मास्टर्स ग्लैंड। अब लेकिन सवाल यह बनता है कि इस मास्टर ग्लैंड को कौन कंट्रोल कर रहा है, हाइपोथैलेमस, वाया किसके थ्रू, विद द हेल्प ऑफ हार्मोन प्रोड्यूस बाय हाइपोथैलेमस। दैट्स व्हाई हाइपोथैलेमस को हम बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर्स ग्लैंड। कहने का मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड अगर बाप है तो बाप का बाप कौन है आपका, हाइपोथैलेमस, ठीक है, क्योंकि हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा है कि पिट्यूटरी ग्लैंड को कब कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करना है, सिंथेसाइज करना है या सिक्रीट करना है। चलिए अब अगर हम बात करें हाइपोथैलेमस की, तो हाइपोथैलेमस कॉमन सेंस की बात है, ब्रेन का पार्ट है तो न्यूरॉन से बना होगा, ठीक है। इसी में क्या होती है, हाइपोथैलेमस में कुछ ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स पाई जाती हैं जो सिक्रीटरी नेचर की होती हैं, और उनका सिक्रीशन कहलाता है हार्मोन, क्योंकि इनका सिक्रीशन केमिकल मैसेंजर की तरह काम करता है, एक मैसेज पास करने का काम करता है। अब समझना, जैसे अगर मैंने मान लीजिए ये बना दिया आपके सामने हाइपोथैलेमस, ठीक है, एक मैं रफ डायग्राम बना रहा हूं, ये हो गया आपका हाइपोथैलेमस, पूरे का पूरा न्यूरॉन से बना होगा क्योंकि ये आपका ब्रेन का पार्ट है, गॉट इट। यहीं पर कुछ न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स पाई जाती हैं, अर्थात कुछ ऐसे न्यूरॉन जो हार्मोन्स का क्या कर रहे होंगे, सिक्रीशन कर रहे होंगे। ये मैंने यहां न्यूरॉन बना दी और यहां पर मैंने एक और न्यूरॉन बना दी, वजह भी मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। अब ऐसे ही ग्रुप ऑफ न्यूरोसिक्रीटरी सेल, मतलब ढेर सारी न्यूरोसिक्रीटरी सेल अगर यहां पर मौजूद हैं तो इन्हीं को हम बोलते हैं न्यूक्लियाई, NUCLEI, न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई क्या है, हाइपोथैलेमस में मौजूद ग्रुप ऑफ न्यूरोसिक्रीटरी सेल जो सिक्रीट करेंगी आपकी हार्मोन्स, ठीक है। अब समझना, हाइपोथैलेमस से एक स्टॉक मतलब डंठल नुमा स्ट्रक्चर निकला होता है जिसे हम बोलते हैं इनफंडीबुलम। क्या बोला, इनफंडीबुलम। और ये इनफंडीबुलम की मदद से हाइपोथैलेमस जुड़ा होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। ये झुनझुने की तरह जो दिख रही है आपको, ये है पिट्यूटरी ग्लैंड। अब जो आगे की तरफ है उसे मैं बोल सकता हूं एंटीरियर पिट्यूटरी, और जो पीछे की तरफ पोर्शन है उसे मैं बोल सकता हूं पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब मैंने कहा कि पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड है वाया स्टॉक, वाया डंठल, जिसे हम क्या बोलते हैं, इनफंडीबुलम। और पिट्यूटरी ग्लैंड को मैंने दो भागों में डिवाइड कर दिया, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, आगे की तरफ एंटीरियर, पीछे की तरफ पोस्टीरियर। चलिए अब अगर हम बात करें हाइपोथैलेमस के द्वारा बनाए गए हार्मोन्स की, तो बेटा हाइपोथैलेमस जो हार्मोन बना रहा है मतलब हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स, ठीक है। एस डॉट का मतलब हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स। ये 2 प्रकार के हो सकते हैं, तीसरा कोई प्रकार हो भी नहीं सकता है, ठीक है। एक कहलाएगा रिलीजिंग और दूसरा कहलाते हैं इनहिबिटरी। नाम को पकड़िए बेटा, हाइपोथैलेमिक हार्मोन किसके फंक्शन को कंट्रोल करते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड के। अब अगर हाइपोथैलेमिक हार्मोन
ऐसा है जो पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाकर उसको ये मैसेज दे रहा है कि तुम्हें हार्मोन रिलीज करना है, तो वो किस में आएगा? रिलीजिंग हार्मोन में, मतलब पूरा बोलो तो हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग हार्मोन। लेकिन अगर वो मैसेज जाकर दे रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड को ऐसा हार्मोन जो कि हाइपोथैलेमस निकाल रहा है, मतलब हाइपोथैलेमिक हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड को जाकर ये मैसेज दे रहा है कि अब सिक्रीशन करना कर दो बंद, अर्थात ऐसे हाइपोथैलेमिक हार्मोन जो सिक्रीशन को इनहिबिट करें वो कहलाएंगे हाइपोथैलेमिक इनहिबिटरी हार्मोन। चलिए अब इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं। फेमस एग्जांपल अगर हम लें तो जीएनआरएच, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि हाइपोथैलेमस निकालता है। देखना जरा, देखो नाम को पकड़ना, नाम में बहुत कुछ छुपा हुआ है। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब अगर मैं पूछूं ये जो हाइपोथैलेमिक हार्मोन है ये रिलीजिंग है कि इनहिबिटरी? नाम को पकड़ लो चाचा, रिलीजिंग हार्मोन होगा, मतलब ये जब पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाएगा तो कुछ रिलीज कराएगा। ठीक है, अब देखना जरा, पहले नाम को पकड़ो बेटा। ट्रोपिन का मतलब होता है एक्टिविटी, ठीक है, एक्टिविटी बोल दीजिए या इफेक्ट, अर्थात गोनेडोट्रोपिन, अगर सिर्फ गोनेडोट्रोपिन पढ़ो, पूरा नाम मत पढ़ो। अगर गोनेडोट्रोपिन की बात करें, गोनेडोट्रोपिन एक हार्मोन है जो पिट्यूटरी ग्लैंड निकालती है, लेकिन गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कौन निकालता है? हाइपोथैलेमस। गोनेडोट्रोपिन सिर्फ इतना पढ़ो, तो ट्रोपिन मतलब एक्टिविटी, अर्थात ऐसा हार्मोन जो एक्टिविटी किस पर दिखाए? गोनैड्स पर। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे? गोनेडोट्रोपिन। गोनैड मतलब मेल में टेस्टिस, फीमेल में ओवरी, लेकिन पूरा नाम पढ़ो, गोनेडोट्रोपिन को रिलीज कराने वाला हार्मोन जो कि किसने निकाला? हाइपोथैलेमस ने। ठीक है, अब ये जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, और पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि मास्टर ग्लैंड कहलाती है, पिट्यूटरी ग्लैंड अब आपका रिलीज करेगी गोनेडोट्रोपिन। ठीक है, गोनेडोट्रोपिन अलग हार्मोन है, गोनेडोट्रोपिन को रिलीज कराने वाला अलग हार्मोन है। गोनेडोट्रोपिन क्या करेगा? अपना इफेक्ट दिखाएगा टेस्टिस मेल में, अगर फीमेल की बात करो तो ओवरी। ठीक है बेटा, गोनेडोट्रोपिन एक्चुअली में दो हार्मोन मिलकर कहलाते हैं गोनेडोट्रोपिन, क्योंकि दोनों गोनैड्स पर इफेक्ट करते हैं। एक्चुअली में इनका सिनर्जिटिक फंक्शन होता है, मतलब दोनों मिलकर इफेक्ट दिखाते हैं। एक होता है एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, अगला होता है एफएसएच फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये आपका जो जीएनआरएच है, मतलब जीएन गोनेडोट्रोपिन, आर से रिलीजिंग, एच से हार्मोन, जीएनआरएच, ये आपका एग्जांपल हुआ रिलीजिंग हाइपोथैलेमिक हार्मोन का, जो कि एक्टिविटी दिखाया पिट्यूटरी ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड से कहा कि भैया तुम रिलीज करो गोनेडोट्रोपिन, दैट इज एलएच एंड एफएसएच, जो टेस्टिस और ओवरी पर इफेक्ट दिखाएं। लेकिन जरूरत से ज्यादा किसी भी हार्मोन का निकलना घातक है। बायोलॉजी में कोई भी चीज ना जरूरत से ज्यादा होनी चाहिए ना जरूरत से कम होनी चाहिए, दोनों डिसऑर्डर है। गॉट इट? तो अब इसकी एक्टिविटी को कंट्रोल कैसे किया जाए? मैं चाहता हूं भैया पिट्यूटरी ग्लैंड अब गोनेडोट्रोपिन मत निकालो, मतलब अब एलएचएफएसएच मत निकालो, जितना आवश्यकता था टेस्टिस और ओवरी को उतना निकल चुका है। तो मैं चाहता हूं कि पिट्यूटरी ग्लैंड इन हार्मोन को निकालना क्या करे? इनहिबिट करे, मतलब रोके। ठीक है, अब पिट्यूटरी ग्लैंड लेकिन किसका कहना मानती है? मास्टर ग्लैंड मानती है अपने मास्टर का कहना, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड का। तो ये जो हाइपोथैलेमस है आपका, ये निकालता है अब जीएनआईएच, नाम को पकड़िएगा, गोनेडोट्रोपिन, जीएन से गोनेडोट्रोपिन, आई से इनहिबिटरी, एच से हार्मोन। अरे ये रिलीजिंग है, ये इनहिबिटरी है। गोनेडोट्रोपिन इनहिबिटरी हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड पर जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाता है और पिट्यूटरी ग्लैंड से कहता है कि भैया हाइपोथैलेमस ने मैसेज भेजा। अरे ससुर ये हार्मोन है, हार्मोन मैसेंजर की तरह ही तो होता है, मैसेज पास करता है। भैया हाइपोथैलेमस ने मैसेज भेजा है कि अब तुमको रिलीज नहीं करना है गोनेडोट्रोपिन, और इस तरीके से जीएनआरएच और जीएनआईएच रिलीजिंग और इनहिबिटरी मिलकर कंट्रोल करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को कि कब तुम्हें हार्मोन रिलीज करना है, कब तुम्हें हार्मोन रिलीज नहीं करना है। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहां पर। अगर हम बात करें ग्रोथ हार्मोन, सबने सुना होगा पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन निकालती है जिससे आपकी हड्डियां लंबी होती हैं, सेल माइटोसिस करती है या कार्टिलेज का डेवलपमेंट होता है। ये सारे ग्रोथ हार्मोन के फंक्शन है। अरे जो बॉडी में ग्रोथ कराए भैया, हड्डियां बड़ी होंगी, मसल्स बल्की होंगी, सेल डिवाइड करेंगी, इन सबसे ग्रोथ होगी। ये सारे फंक्शन किसके हैं? ग्रोथ हार्मोन के। हम लोग सुने हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है आपकी, पिट्यूटरी ग्लैंड वो आपकी रिलीज करती है ग्रोथ हार्मोन, बनाती भी है और रिलीज भी करती है, प्रोड्यूस भी करती है और सिक्रीट भी करती है ग्रोथ हार्मोन। लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन बताए कि कितना ग्रोथ हार्मोन तुम्हें निकालना है?
कहीं तुम जरूरत से ज्यादा निकाल दी तो जाइजेंटिज्म हो जाएगा या एक्रोमेगेली हो जाएगी, और कहीं तुम कम निकाली तो ड्वार्फिज्म हो जाएगा, हम बौने रह जाएंगे। ना जरूरत से ज्यादा लंबा होना है ना जरूरत से कम लंबा होना है, दोनों डिसऑर्डर है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल में रखना है कि ना जरूरत से ज्यादा ग्रोथ हार्मोन निकालो ना जरूरत से कम ग्रोथ हार्मोन निकालो। अब पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि मास्टर ग्लैंड है, इसको कंट्रोल करेगा मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, दैट इज हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस निकालता है यहां पर ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग, HOR लिख दिया, हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। नाम को पकड़िए, खेल खत्म कीजिए। एक ऐसा हार्मोन जो ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करवाएगा। अब यह हार्मोन जो हाइपोथैलेमस ने निकाला, GHRH, अरे ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, वो था GnRH। अब ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन क्या करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाएगा, मैसेंजर है, मैसेज देगा कि हुजूर ने कहा है, आपके बाप ने कहा है, मतलब बाप के बाप, ये बाप कहां है, क्योंकि बहुत सारे फंक्शन कंट्रोल करते हैं, और इनको कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस, कि आपके बाप ने कहा है कि ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करिए, ठीक है। और ग्रोथ हार्मोन आपकी बोन की लंबाई, मतलब बोन आपकी लंबी करेगा, सेल डिवीजन कराएगा, ओवरऑल आपकी बॉडी में डेवलपमेंट कराएगा, ग्रोथ कराएगा, ठीक है। चलिए, अब अगर लेकिन ग्रोथ हार्मोन ज्यादा निकल गया तो भी घातक है, कम निकला तो भी घातक है। तो चलो, रिलीजिंग कम नहीं निकलने दे रहा है, लेकिन अब कंट्रोल कौन करे, पिट्यूटरी को कौन समझाए कि बस अब नहीं निकालना है। तो अब क्या करता है हमारा हाइपोथैलेमस, एक और हार्मोन रिलीज करता है, उसे बोलते हैं हम GHIH, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन, जो ग्रोथ हार्मोन को निकलने से रोक दे, इनहिबिट कर दे। ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन का ही दूसरा नाम है बेटा सोमैटोस्टैटिन। एनसीईआरटी आपका सोमैटोस्टैटिन करके नाम पढ़ाती है, लेकिन इसका दूसरा नाम एग्जाम में बहुत आसानी से पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और ध्यान क्या रखना, कॉन्सेप्ट से पढ़ो, ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट कराने वाला हार्मोन। ये जो आपका सोमैटोस्टैटिन है बेटा, स्टैटिक, आप पढ़ते हो ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, रुके हुए चार्जेस की स्टडी, दौड़ते हुए चार्ज की स्टडी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है, स्टैटिक मतलब रुका हुआ, जो रोक दे, किसी चीज को जैसी है वहीं पर थाम दे। तो बेटा स्टैटिन मतलब रुका हुआ, सोमा मतलब बॉडी, इसका मतलब ये क्या है, बॉडी की ग्रोथ को वहीं पर रोक देगा, नाम पड़ा सोमैटोस्टैटिन। सोमा मतलब बॉडी, स्टैटिन मतलब रोक दिया, बॉडी की ग्रोथ को रोक देगा, या बोल दीजिए इसी को ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन। ये मैसेज जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड के पास लेकर कि हाइपोथैलेमस ने कहा है अब ग्रोथ हार्मोन को निकालना कर दो बंद, अर्थात इनहिबिट कर दो, ठीक है। इस तरीके से हमारी बॉडी की ग्रोथ कंट्रोल होती है, क्लियर है। तो चलिए, अगर हम वापस जाएं, देखिएगा, अगर हम वापस जाएं तो रिलीजिंग हार्मोन का एग्जांपल क्या हो गया बेटा, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, दूसरा हो गया गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। वहीं पर इनहिबिटरी का एग्जांपल हो गया आपका ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन, और दूसरा एग्जांपल हो गया सोमैटोस्टैटिन, या सोमैटोस्टैटिन को ही हम बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन, सोमैटोस्टैटिन को बोलेंगे हम ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन, गॉट इट, ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट कराने वाला। तो यहां पर इतनी चीजें हम सीख गए। चलिए, अब अगर हम बैक जाएं तो यहां पर गौर से देखिएगा, मैंने आपको दिखाया था हाइपोथैलेमस और जो पिट्यूटरी ग्लैंड है आपस में कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ इन्फंडिबुलम। अब थोड़ा सा इसकी कहानी समझिएगा। देखो, पोल्टल सिस्टम क्या होता है, पोल्टल सिस्टम जो कैपिलरी से शुरू हो कैपिलरी पे खत्म, ऐसे सिस्टम को बोलते हैं पोल्टल सिस्टम। तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पर खत्म, दैट इज पोल्टल सिस्टम। बेटा देखो, मैंने कहा है ब्लड में कुछ भी डालना है, ब्लड से कुछ भी निकालना है, आप ब्लड के सिर्फ एक पाइप से ऐसा कर सकते हो, वो है कैपिलरी। अब समझना मेरी बात। तो बेटा अब मैं चाहता हूं कि जो हाइपोथैलेमस में ये जो न्यूक्लियाई है, मतलब ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल, ये भैया हार्मोन रिलीज करें। अब मान लो रेड कलर से मैंने हार्मोन दिखाया, ये हार्मोन आपका न्यूरॉन ने बनाया और अल्टीमेटली एक्सॉन से होता हुआ, इस न्यूरॉन के एक्सॉन से होता हुआ ये यहां पहुंचा। अब लेकिन पिट्यूटरी तक कैसे पहुंचे, सवाल बनता है, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड यहां और यहीं तक हार्मोन आ सकता है। अब यहां पर काम आएगा हमारा ब्लड। अब अगर हम बात करें ब्लड की, तो बेटा ब्लड हमारा पाइपों में बहता है, ये मैंने ब्लड का एक पाइप बनाया और यहां पर मैंने बना दिया कैपिलरीज का जाल, ठीक है। और ये ब्लड आया इधर और यहां पर भी बना दिया कैपिलरीज का जाल, और कैपिलरी से शुरू कैपिलरी पर खत्म, इसी को बोलते हैं पोल्टल सिस्टम। कैपिलरी से शुरू कैपिलरी पे खत्म। मैंने कहा ब्लड में कुछ भी डालना है, ब्लड से कुछ भी निकालना है, क्या इस्तेमाल होगा, कौन सा पाइप, कैपिलरी। अब समझना, अब ये हार्मोन इस कैपिलरी में डाल दिए गए।
अब जब ये इस कैपिलरी में डाल दिए गए तो ब्लड के माध्यम से, ब्लड के थ्रू ये पहुंचे इधर, और यहां पर ये मिल गए हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी को। इसका मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी में जो आपका हाइपोथैलेमस हार्मोन भेज रहा है वो वाया पोर्टल सिस्टम भेज रहा है। अब बेटा आपने सुना होगा हाइपोफिसिस वर्ड। हाइपोफिसिस का मतलब होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। एक्चुअली पिट्यूटरी ग्लैंड को ही हम हाइपोफिसिस बोलते हैं। तो इस ये जो आपको ब्लड का वेसल दिख रहा है, तो क्यों ना मैं इसे बोल दूं हाइपोफिसियल ब्लड वेसल। ठीक है, हाइपोफिसियल ब्लड वेसल क्यों बोला, अच्छे से समझना बेटा। हाइपोफिसियल ब्लड वेसल, क्योंकि हाइपोफिसिस मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड की तरफ ये वेसल जा रही है, तो इसे बोल दिया हाइपोफिसियल ब्लड वेसल। तो मैं कह सकता हूं हाइपोफिसियल ब्लड वेसल की मदद से, हाइपोफिसियल ब्लड वेसल की मदद से हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी को हार्मोन भेजता है। लेकिन वहीं पर अगर आप पोस्टीरियर पिट्यूटरी को देखो तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में क्या है कहानी, इसमें न्यूरॉन क्या करती है, न्यूरॉन डायरेक्ट मैसेज को पास करती है, और मैसेज किसके थ्रू पास हो रहा है, हार्मोन्स के थ्रू। तो मैं कह सकता हूं पोस्टीरियर पिट्यूटरी डायरेक्ट न्यूरल कंट्रोल में है, लेकिन एंटीरियर पिट्यूटरी पोर्टल सिस्टम के थ्रू कंट्रोल की जाती है। और कंट्रोल किसके थ्रू करते हैं, वाया मैसेंजर, दैट इज हार्मोन। यहां तक बातें एकदम क्लियर। तो मैं कह सकता हूं कि हाइपोथैलेमस जो है वो आपका ब्रेन का पार्ट है, दैट इज एक्टोडर्मल ओरिजिन का। ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल पाई जाती है जिसे हम न्यूक्लियाई बोलते हैं। हाइपोथैलेमस एक्चुअली में फोर ब्रेन के डाइंसिफ्लॉन का एक पार्ट है। डाइंसिफ्लॉन का भी बेसल पार्ट है या एपिकल पार्ट है, बेसल पार्ट है। इसके हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स के वाइड रेंज ऑफ फंक्शन है, मतलब बहुत सारे बॉडी के फंक्शन कंट्रोल करते हैं। और हाइपोथैलेमस मास्टर्स ऑफ मास्टर ग्लैंड है, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड को ये कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी मास्टर ग्लैंड, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से निकलने वाले हार्मोन, हाइपोथैलेमिक हार्मोन दो प्रकार के हो सकते हैं, एक रिलीजिंग है, इनहिबिटरी। रिलीजिंग हाइपोथैलेमिक हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज कराए हार्मोन, इनहिबिटरी हाइपोथैलेमिक हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन को निकलने को इनहिबिट कराएं। रिलीजिंग का एग्जांपल था आपका GnRH गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, उसके साथ साथ GHRH अर्थात ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। इनहिबिटरी हार्मोन का एग्जांपल था आपका सोमैटोस्टैटिन, उसके साथ साथ GnIH गोनाडोट्रोपिन इनहिबिटरी हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी पोर्टल सिस्टम के थ्रू रेगुलेट होती है, वहीं पर पोस्टीरियर पिट्यूटरी आपकी डायरेक्ट न्यूरल कंट्रोल में होती है। तो ये सारी कहानी हो गई आपकी हाइपोथैलेमस को लेकर। नाउ लेट्स स्टार्ट एनसीईआरटी की बात करें। एज यू नो द हाइपोथैलेमस इज द बेसल पार्ट, नीचे का पार्ट है डाइंसिफ्लॉन का। डाइंसिफ्लॉन में टोटल कितने पार्ट बताए थे, 4, लेकिन आपको पढ़ने कितने, 3। थैलेमस ऊपर एपी नीचे हाइपो, और डाइंसिफ्लॉन किसका पार्ट है, फोरब्रेन का। इट रेगुलेट वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बहुत सारे बॉडी फंक्शन। इट कंटेन सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल, बहुत सारी न्यूरोसेक्रेटरी सेल पाई जाती हैं आपकी, इनका ग्रुप्स पाया जाता है जिन्हें हम बोलते हैं न्यूक्लियाई, जो प्रोड्यूस करेगा हार्मोन। ये हार्मोन रेगुलेट करेंगे, देखो क्या रेगुलेट करेंगे, सिंथेसिस अर्थात कब बनाएगा और कब सिक्रीट करेगा पिट्यूटरी अपने हार्मोन्स को, पिट्यूटरी हार्मोन। हाउएवर यद्यपि द हार्मोन प्रोड्यूस बाय हाइपोथैलेमस, जो हार्मोन प्रोड्यूस कर रही है हाइपोथैलेमस, वो आपके दो प्रकार के, एक आपका रिलीजिंग हार्मोन जो स्टिमुलेट करेगा कि तुम सिक्रीट करो पिट्यूटरी हार्मोन, अब दूसरा है इनहिबिटरी हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाएगा तो वो इनहिबिट कराएगा सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन। फॉर एग्जांपल एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन का नाम दिया हुआ है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, दैट इज GnRH। ये स्टिमुलेट करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को कि तुम कौन सा हार्मोन निकालो, गोनाडोट्रोपिन। लेट मी क्लियर अगेन, GnRH गोनाडोट्रोपिन को रिलीज कराने वाला हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन, ये दोनों अलग अलग हार्मोन है। गोनाडोट्रोपिन इज रिलीज बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, सिंथेसाइज कराएगा, ये स्टिमुलेट करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड से कि सिंथेसाइज करो और रिलीज करो गोनाडोट्रोपिन को। गोनाडोट्रोपिन में दो हार्मोन आते हैं, एक LH और एक FSH। ऑन द दूसरे हाथ सोमैटोस्टैटिन जिसे हम बोलते हैं GHIH, कंफ्यूज मत होना, GN गोनाडोट्रोपिन और GH ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन, इसी का दूसरा नाम है सोमैटोस्टैटिन का ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन। सोमैटोस्टैटिन फ्रॉम हाइपोथैलेमस जो इनहिबिट करेगा रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी। अब आगे पढ़ना, दीज हार्मोन मतलब यहां पर जो जो हार्मोन आपके बताए गए वो दो बताया एनसीईआरटी ने, जो एक बताया उसने GnRH और एक बताया उसने आपका GHIH जिसे हम बोलते हैं सोमैटोस्टैटिन। बेटा अब ये दोनों बात मेरी अच्छे से सुनना कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी है, क्या बोला, जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वही हार्मोन रिलीज करती है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी कोई हार्मोन खुद का नहीं बनाती है।
समझना, एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन को सिंथेसाइज करती है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी सिंथेसाइज नहीं करती। तो यहां पर हमने दो हार्मोन के नाम लिए थे पिट्यूटरी ग्लैंड के, जो पिट्यूटरी ग्लैंड बनाती है, एक ग्रोथ हार्मोन और एक गोनेडोट्रोपिन। ग्रोथ हार्मोन और गोनेडोट्रोपिन, इसका मतलब कौन बनाएगा, एंटीरियर या पोस्टीरियर पिट्यूटरी? पोस्टीरियर पिट्यूटरी तो बनाई भी नहीं करता कोई हार्मोन, तो इसका मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी ही बनाती होगी। क्लियर? और यहां पर नाम किसका लिया है, ग्रोथ हार्मोन का। पक्का भैया, ग्रोथ हार्मोन का नाम लिया और गोनेडोट्रोपिन का नाम लिया, ये दोनों पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करती है। और पिट्यूटरी ग्लैंड का कौन सा पोर्शन हार्मोन रिलीज करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी। अब इसका मतलब इन दोनों में यहां पर जो बात हुई है, समझना, यहां पर ये जो दोनों हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड निकाल रहा है, ये बताइए जल्दी से मुझे, ये पोर्टल सिस्टम के द्वारा हाइपोथैलेमस इसे कंट्रोल कर रहा है कि डायरेक्ट? पोर्टल सिस्टम, ठीक है, क्योंकि एंटीरियर पिट्यूटरी इज कंट्रोल्ड बाय पोर्टल सिस्टम। तो इसीलिए एनसीईआरटी लिखती, दीज हार्मोन जो ओरिजिनेट हो रहे हैं आपके इन द हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन, ये पास करेंगे एक्सॉन के थ्रू और ये रिलीज कर दिए जाएंगे नर्व एंडिंग पर। वहां से ये हार्मोन पहुंचेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड थ्रू पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम और रेगुलेट करेगा फंक्शन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज अंडर डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ द हाइपोथैलेमस, अर्थात पोस्टीरियर पिट्यूटरी आपका डायरेक्ट कंट्रोल में होती है हाइपोथैलेमस के। आइए अब अगर हम बात करें यहां पर, तो देखना बेटा, मैंने आपको फिर बता रहा हूं, ये हो गई आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी, ये हो गई आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी पर न्यूरॉन का डायरेक्ट कंट्रोल होता है, लेकिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी कोई भी हार्मोन खुद नहीं बना सकती। गॉट इट? एंटीरियर पिट्यूटरी आपकी ग्रोथ हार्मोन बनाएगी, एंटीरियर पिट्यूटरी आपकी जो है गोनेडोट्रोपिन्स बनाती है, दैट इज एलएच एंड एफएसएच, और भी बहुत हार्मोन जो भी हम आगे बता रहे हैं। तो यहां पर एनसीईआरटी ने कहा कि ग्रोथ हार्मोन हो या गोनेडोट्रोपिन हो, ये पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करती है। ठीक है, कब रिलीज करेगी, जब हाइपोथैलेमस से आपका हार्मोन आएगा, हाइपोथैलेमिक हार्मोन आएगा और ये पोर्टल सिस्टम के द्वारा यहां पर पहुंचेगा। चलिए अब हम बात करते हैं अगली ग्लैंड की, दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड।